Okay, so today we are going to start COM 210 COM 210 business law. So in this chapter we are going to cover, जैसा कि हम लोग जानते हो 3 बुक है इस चैप्टर, इस बुक में, इस सब्जेक्ट में. बुक 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल, दूसरा है सेल ऑफ गुड एक्ट एंड फैक्ट्रीज. इसका कोई रिलेशन नहीं, गुड एक्ट और फैक्ट्रीज एक ही है इसलिए एक में नहीं. दो उन्होंने 4 चैप्टर एक एक बुक में डाला है, तो टोटल 12 चैप्टर होने चाहिए. सो लेट अस सी कि क्या सही में 12 चैप्टर हैं हमारे इस बुक में. एक बार देखिए, यस ना, हर एक बुक में 4 चैप्टर और हर एक एक्ट को 2 भाग में इन्होंने बताया. फर्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो पहले सबसे पहले मैं लिखता हूं. चलो, सो पहला है बिजनेस लॉ. इस पर ध्यान से देखना, बिजनेस लॉ. इसका कोड क्या है? कॉम 210. कॉम मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट हो इसलिए कॉम लिखा है. 210 2 से शुरू हो रहा है, मतलब सेकंड ईयर. ध्यान रखना 2 के कोर्स सारे 2 से शुरू होते हैं, इसको ध्यान रखना. तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुक 2 का, बुक 2 चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? यूनिट 5 एंड 6. यूनिट 5 एंड 6. यूनिट 5 और 6 में हमारा क्या है? सब्जेक्ट का नाम बोलो, टॉपिक का नाम बोलो फटाफट. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. याद रखो, सेल्स. फिलहाल इतना याद रखो, सेल्स ऑफ गुड्स. क्या याद रखना है? सेल्स ऑफ गुड्स. सामान की बिक्री. कोई भी सामान है, तुम यहां बैठो. अच्छा आना चाहिए ना. सेल्स ऑफ गुड्स. तो कोई भी सेल्स जब होता है गुड्स का, तो कैसे होता है, क्यों होता है, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है. तो सेल्स ऑफ गुड्स में कितनी पार्टी मिनिमम होनी चाहिए? हाउ मेनी पार्टीज आर रिक्वायर्ड? कोई भी चीज खरीदने बेचने के लिए कितने लोग चाहिए? 2. मिनिमम 2 ना. 2 पीपल शुड बी देयर. एक लेने देने वाला, एक इधर वाला, एक इसको दे सकता है, ये इसको सामान देगा तो इसको पैसा देगा, इसको पैसा देगा तो इसको सामान देगा. तो पिछले चैप्टर में आई एम गोइंग टू कवर 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ये एक्ट कब आया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया? किस साल में आया? व्हिच ईयर? 1930, 1930. ठीक है. याद कैसे रखोगे? 193 याद रखना बस. 193 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 193. 1930 याद रखो बस. 30 याद रखना है. और इस बुक में सबसे अच्छी बात है, आपके बिजनेस लॉ में जो सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सीक्वेंस में, सीरियल में. तो सबसे पुराना एक्ट कौन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया है? 1872. उसके बाद अगला एक्ट कौन सा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. वो कब आया? 1881. 1881. ठीक है. 9 साल बाद 72 है. ये ईयर क्या होता है? जिस ईयर में वो एक्ट एप्लीकेबल हुआ इंडिया में, वो एक्ट ईयर. उसके बाद होता सेल्स गुड्स एक्ट आया. किस ईयर में आया? 1930. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एसजीए 1930. फिर अपना आया फैक्ट्रीज एक्ट एफए. वो कब आया? 1940. इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं. क्यों? स्वतंत्रता के बाद आया. 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड 48 में ये. उसके बाद क्या बचता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए. 86 मेरा बॉर्न ईयर है, तो 86 में मेरा बॉर्न हुआ, तो 86 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है. और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ये कब आया? 1936. और फिर आपका है मिनिमम वेजेस एक्ट. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. ध्यान रखना 48 में 2 आया, एक फैक्ट्रीज एक्ट और एक मिनिमम वेजेस एक्ट. आप किसी को काम पे बुलाते हो तो उसको ऐसा नहीं कि तुम चाहोगे 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 500 चाहोगे तो 500. नो, गवर्नमेंट ने जितना बोला है उतना देना है. डिवाइड है इस एरिया में, इस काम के लिए कितना पैसा आपको देना है. हर जिले में, हर सिटी में, हर गांव में एक लेबर बोर्ड होती है, लेबर ऑफिसर होता है, और वो बताएगा. सरकार हर साल नया रेट निकालती है. तो ये है सब सेक्टर्स में. एक सेक्टर से यहां गड़बड़ हो गया. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
1986 सही तो है, ये भी सेक्टर सही है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। पेमेंट्स ऑफ वेजेज एक्ट कब आया? 1936 हाँ और 48 केवल एक सेक्टर, दो सेक्टर से ही गड़बड़ हुआ है, बाकी सब ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एक्ट, लॉ किसे कहते हैं, व्हाट इज स्टेटस ऑफ लॉ अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में 100% आएगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, क्या आएगा What is contract? सो कॉन्ट्रैक्ट यही क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट के पहले व्हाट इज पढ़ लें, व्हाट इज एक्ट या लॉ। तो व्हाट इज एक्ट, एक्ट इज अ सेंस अ सेट ऑफ रूल मींस लॉ, कोई भी एक सेंस ऑफ रूल या सेट ऑफ बाइंडिंग्स जो होती है, एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज लॉ, ठीक है। टू मेक ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल हिज एक्सटर्नल बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय एप्लीकेशन। जैसे किसी ने पूछा टीचर से आप कॉलेज में क्यों घूम रहे हो, तो आप बोले भाई मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ घूम सकता हूँ। अगर कोई बाहरी आदमी घूम सकता है क्या कॉलेज में? क्योंकि लॉ नहीं, एक्ट नहीं है ना, दैट इज नॉट द रूल, लॉ नहीं है। Place status of law, every state nation has its own supreme authority in some concrete form. Some पेज नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1 का पेज नंबर 2 लेफ्ट साइड। किस कंट्री के पास खुद का लॉ नहीं है बताओ? किसी कंट्री का आपने सुना है कि लॉ नहीं है? हर कंट्री का एक लॉ होता है और हर कंट्री में को उस भी कंट्री के और विदेशी को भी आने के बाद उस कंट्री के उस लॉ को मानना पड़ता है कि नहीं? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं मानेगा तो लॉ के हिसाब से नहीं चलता है। और सम कंट्रीज हैव इट्स फॉर्म ऑफ धर्म गुरु। इन डिक्टेटरशिप वन पर्सन गवर्न्स द होल स्टेट। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जहां राजा होता है वहां कोई विशेष लॉ नहीं होता, जो राजा बोलेगा वही लॉ। समझ गए? इसमें ये दिया है लॉ में भी इन डिफरेंट फॉर्म, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, लेजिस्लेशन लॉ, कोऑपरेटिव्स, पीनल लॉ, सब तरह तरह के लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख रहे थे। नाउ वी विल मूव टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि हमें समझना है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कितने पेज नंबर पे है? बुक 2। ये तो बुक 1 हमने आपको थोड़ा बताया एक्ट और लॉ क्या है। तब हम लोग हाँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये है यूनिट नंबर 5 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पेज नंबर 1। एक्चुअली इनको पेज नंबर 1 नहीं देना चाहिए था, बुक 2, ठीक है। चलो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में? व्हाट इज सेल ऑफ गुड एक्ट, 5 मार्क में आएगा। व्हाट इज सेल ऑफ गुड एक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। किसी सामान को किसी पैसे के लिए बेचना, that is called as goods side, sale of goods side, ठीक है। बस इतना याद रखना। a contract of sale of good is a contract, क्या है ये? it is a contract where the seller transfers या agrees to transfer, या तो ट्रांसफर करता है या तो एग्री करता है the goods in the form in the terms of price। और 3 चीजें होनी चाहिए। These rights are termed as ownership. The buyer gets the possession of the good। अगर आप पैसे में कोई चीज खरीद रहे हो तो उसका पोजीशन आपको मिलना चाहिए। Possession means control। दूसरा the buyer gets the right to use the goods to his discretion। आप उसको केवल ले लिए वो काम नहीं है। मैंने मान लो आपको मोबाइल बेच दिया, आप कर दिए, मैंने पासवर्ड आपको नहीं दिया या बोला नहीं भाई 2 महीने बाद यूज करो, तो क्या आपने सामान खरीदा? नहीं खरीदा, जब तक आप उसका कंप्लीट यूज नहीं कर सकते। थर्ड इज द बायर गेट्स द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड, गिफ्ट द सेम और सेल द सेम टू प्लेज द सेम। वो कुछ भी कर सकता है, बेच सकता है, तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, कुछ भी कर, तब उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट। तीसरा है डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereas the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। सेम डेफिनेशन ये, ठीक है। एग्जांपल्स इसमें मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। मान लो a transfer B 10 bags of rice for 10,000। in this example it will be understood that A has sold 10 bags of rice to B for 10,000। okay, essential conditions in the contract of sale।
वहां 2% होने चाहिए। कितने परसेंट? 2%. These are termed as buyer and seller. एक क्या होगा? buyer और एक seller. ठीक है? The seller must transfer or agree to transfer the ownership. अगर ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहा है तो ना तो सेलर है ना तो आप buyer. Agreement to sell क्या है? What is sale of goods इसमें पढ़ते हैं. Agreement of sale में in a contract for sale of goods, the seller transfer the property in goods to the buyer or agrees to transfer the rights in the property. Hence the term contract of sale. जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, कोई घर है, बिल्डिंग है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने बनाया, सेल नहीं किया है, सेल बनाया जब बन जाएगी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप उसको दे सकते हैं। अगला है व्हाट इज द सेल ऑफ गुड्स व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, देन इट इज अ सेल। वो काम पूरा होने के बाद या आपने जब जैसे आपने फ्रिज टीवी खरीदा तो सेल सब गुड्स है, पैसे दिए सामान खरीद के आ गए। अगला है एग्रीमेंट टू सेल सेक्शन 4(3) where the transfer of the property in the goods is to take the place in future. मान लो भविष्य में आपको मिलेगा 1 महीना बाद, 1 साल बाद, तो उसको एग्रीमेंट टू सेल। एग्जांपल दिया है, A entered into contract with B in the month of December for purchasing mangoes which will grow on B tree in the month of May. आपको पता है मैंने आलू का खेत तैयार किया है, पोटैटोज विल ग्रो इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, मैं आपके यहाँ से इतने पैसे में इतने के आलू लूंगा, मैंने भी एग्री किया, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट कर रहा हूँ सेल। अगला है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल टू एग्रीमेंट। इसमें दिया है इन सेल ऑफ गुड्स द ओनरशिप पासेस टू द बायर इमीडिएटली और इन एग्रीमेंट टू सेल इफ द गुड्स आर फ्यूचर गुड्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स विल पास व्हेन द गुड्स कम इनटू एक्सचेंज। मतलब सेल में तो तुरंत आपने पैसा दिया, मैंने सेल कर दिया, और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, अभी आपका पूरा पोजीशन नहीं मिला, अभी तो सामान मेरे पास ही पड़ा है। जब आप पैसे दे देंगे या कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं आपको दे दूंगा तब का आपको, अभी मेरे खेत में आम का पेड़ लगा है, अभी फल नहीं आए तो उसपे आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार केवल फल पे है, वो भी जब मई में आएंगे तब, अभी नहीं है, तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ये दो डिफरेंस है। और इसमें सेल में क्या होता है, आपको पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी तुरंत मिल जाती है, पैसे दिया मोबाइल आपका होगा, लेकिन इस आम के खेत में, आलू के खेत में और सब चीज में तुरंत नहीं होगा, ये जब आप ले लेंगे फ्यूचर में तब आपके पास इसका पोजीशन होगा। अगला देखो, प्राइस ऑफ गुड्स, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इज टू बी पेड इन द टाइम ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स देन इट इज टर्म्ड एज कैश सेल। आप जानते हो या तो कैश सेल हो सकता है या तो बार्टर हो सकता है। मैंने आपको चावल दिया, आपने मैं गेहूं कर दिया, और अगर मैंने आपको कुछ सामान दिया, आपने कहा सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा हुआ आपने दिया, इज दैट सेल? नो, आप केवल थैंक बोल के कोई चीज का प्राइस आप नहीं दे सकते, दैट इज नॉट द सेल। यही हमने पढ़ा था। कंडीशन एंड वारंटीज हमने पढ़ा था, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, पैसा कब देना है, इंस्टॉलमेंट है तो किस तारीख को देना है, ऐसा नहीं बोल सकते। इधर है 8.5.2.6 आपने बोला 10 तारीख की ईएमआई कटेगी, आप 5 को नहीं मांग सकते, 7 को नहीं मांग सकते, लेकिन 10 बोला है तो 10 को आपके अकाउंट में 10 के पहले पैसे होने चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि 10 की रात को मैं पैसा ट्रांसफर 9 की रात से 12 बजे से ही आपके यहाँ लाइबल हो जाता है। उसमें कंडीशंस बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, 12वें सेक्शन का दूसरा भाग कहता है फंडामेंटल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स द अदर टू राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स एज कंडीशन। ऐसी कंडीशन वह चीज होती है जिसको आप नहीं मानोगे तो वो चीज हमारे आपके बीच वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। जैसे हमने कहा था कि यह चीज मैं बेच रहा हूं लेकिन इसका उपयोग 18 साल के ऊपर वाले बच्चे ही कर सकते हैं। अगर आप 17 साल 11 महीने की हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ लाइबल नहीं है। अगर आप ले भी जाती हैं तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें कंडीशन। एग्जांपल ए एग्रीज विद बी टू सेल द बैग्स ऑफ बासमती राइस इन द इंस्टेंट केयर। ए सेल्स बी, मैंने आपको बोला मैं आपको बासमती राइस दूंगा, कितना दूंगा 10 बैग, आपने पैसा मुझे दे दिया 10,000 और फिर मैंने बासमती राइस की जगह क्या भेज दिया, अम्बे मोहर राइस या कोई और ब्रांड राइस का भेज दिया, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ हुआ? क्योंकि कंडीशन ही नहीं बैठी हुई। माना कि वो बासमती से 10 गुना ज्यादा अच्छा है लेकिन आपको तो वो चाहिए, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी किसे कहते हैं? 12वें का तीसरा पार्ट वारंटी कहता है द कंडीशन व्हिच इज इंसिडेंटल टू द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए जो जो चीजें फुलफिल होती है उसको कंडीशन कहते हैं।
एग्जाम्पल वही ना, A agrees to sell B 250 बकेट ऑफ स्टील एंड B agrees to give whole price within 3 क्विंटल मैंने आपको स्टील दिया, आपने बोला 3 महीने में पैसे दे दूंगा, ठीक है। B giving the price within 3 months, the amount is not given within 3 months, A gets right to charge interest। उसने कंडीशन में लिखा अगर 3 महीने में नहीं दिए तो बाकी की पेमेंट पे 2% एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, तो ये क्या है कंडीशन, ठीक है, ये पहले से ही। अगला है implied condition and warranties। implied condition क्या है? The sales of goods act has specified certain conditions and warranty to the implied conditions earlier। every seller of goods must fulfill the implied condition and warranty। आप ऐसा नहीं कोई समाज लेके आ गए मार्केट में और बेच के चले गए, नो, you have some warranties with that, वो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं तुम लेके गए तो आज जैसे चाइना माल लो लेके गए तो भैया कोई भरोसा नहीं इसका, भले 10 रुपए ज्यादा दो, बिल लो, हर सामान का बिल लो, लॉ कहता है, ताकि अगर बिल नहीं लोगे तो बोलेगा मेरे यहाँ से लेके नहीं, उसको भी पता है लेके गए हो, तुम्हें भी पता है, लेकिन वो बोलेगा आप मेरे यहाँ से लेके। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल एरो शर्ट का, एरो पैंट का दिया, याद है ना पिछले लेक्चर में। एरो का मैं पैंट लेके आया, पीछे रेशा रेशा निकल गया, उसके पास ले गया, मेरे पास बिल था, बिल नहीं भी होता तो एक कॉपी उसके पास थी, लेकिन मेरे पास प्रूफ। मैंने बोला यार ये पैंट कैसा दे दिया इतना महंगा, उसने चुपके से बोला कोई बात नहीं सर आप आइए दूसरा काम हो गया। सो बिल शुड बी देयर। और एग्जांपल दिया है अ सेलर शुड हैव द राइट टू सेल द कंसर्न्ड गुड्स, दिस मींस द सेलर मस्ट बी द ओनर ऑफ गुड्स एंड और शुड बी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू सेल द गुड्स सिंस ओनली सच पर्सन आर अलाउड टू सेल। पहला है इंप्लाइड कंडीशंस, आप वही चीज बेच सकते हो। ये डस्टर मैंने किसी और से लेकर गया है, आपने बोला सर डस्टर बहुत बढ़िया है, देंगे, हाँ बिल्कुल भाई लाओ 100 रुपए दे देता हूं, और देख मैं निकल लिया, तो क्या मैं सही सेलर हूं? नो, आई एम नॉट द राइट सेलर, इसका अथॉरिटी मेरे पास था ही नहीं, किसी और का था। इसमें एग्जांपल दिया है इन अ डिसाइड के रोलैंड वर्सेस डिविल का एक केस आया था सरकार में। रोलैंड बाइज अ मोटर कार फ्रॉम डिविल, एक मोटर कार खरीद लिया, यूजेस इट फॉर 4 months, द मोटर कार डिड नॉट बिलोंग टू डिविल एंड हेंस ही हैड टू नो राइट टू सेल इट, उसके पास राइट ही नहीं था लेकिन बेच दिया। आफ्टर 4 months रोलैंड हैड टू रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर, the court directed Devil to return the price of the motor car to Roland। In this case, though Roland has used the motor car for 4 months, he had a right to recover the price of the car। उसको पूरी कार की प्राइस उसने वापस उसे ले, क्योंकि वो राइट ओनर था ही नहीं जो उसको बेचा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजन दिए हैं। A good are sold by sample, then the following rule must a substantial portion of goods must match the sample। आपको मैंने बढ़िया फ्लैट दिखा दिया सैंपल में और बेचते समय दिया कुछ नहीं मैच कर रहा, इसमें लिखा कुछ तो मैच करना चाहिए भाई। आपने मोबाइल में डिस्प्ले में लगा दिया ये मोबाइल है, जो मैंने खरीदा तो ऐसा कुछ नहीं था, तो कंडीशन मैच नहीं कर रही, वो रूल जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फेल हो गया, तो उसके ऊपर केस करो तुम जाकर, दिखाया ये दे रहा है समथिंग लाइक द गुड्स सेंट टू द बायर शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, कटा छटा पटा टूटा फूटा कुछ नहीं होना चाहिए। Where there is a contract for sale of good by description, there is an implied condition that the goods shall correspond within the description। 4 GB 64 GB मेमोरी है, रैम 4 GB का है, तो वो उतना ही होना चाहिए। 232 रहेगा तो लोगे क्या? नहीं लोगे आप, ये फर्जी। Implied warranties क्या है? There is implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods, nobody will take away the peaceful possession। It is implied warranty that the goods shall be free from any charge और incurrence। मैंने आपको एक मोबाइल बेच दिया, पता चलो किसी और के नाम पे EMI रजिस्टर्ड, या उसमें 50,000 का लोन है, या फ्लैट देख तुम मेरे यहाँ आए, उस फ्लैट पे ऑलरेडी 10 लाख का लोन है, मैंने बोला इसको चिपकाओ भागो यहाँ से, मैंने आपको बेच दिया 10 लाख का लोन मेरे ऊपर, अब मैं क्या करेगा? तो जो सामान मैंने आपको बेचा है वो इम्प्लाइड वारंटी उसकी है कि निश्चित रूप से फ्री फ्रॉम डेब्ट होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, कोई उसमें टूटा फूटा कोई समस्या ना होना चाहिए, तभी मैं आपको बेच सकता हूँ, नहीं तो नहीं। अगला है टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड, जेनेरिक गुड और स्पेसिफिक गुड। एग्जिस्टिंग गुड क्या बताया था मैंने? उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो सामान पड़ा है, आए तुरंत पैसा दिए लेके गए। फ्यूचर गुड्स, बिल्डिंग देख रहे हो ऐसे बनेगा, ये फ्लैट देख लो या ये मोबाइल का ये आप फॉर्मेट देख लो, सैंपल देख लो, ऐसे आपको मोबाइल दूंगा, पैसे दे दो, आपने दिया। फ्लैट में क्या होता है?
फ्लैट तो आप पहले ही बुक कर लेते हो ना, यही मान करके जैसे सैंपल फ्लैट है वैसे मिलेगा मुझे, या मशीन जो 10-20 मशीन देखे हो आप जानते हो ऐसी मशीन मुझे देगा, तो ऐसा देकर के आप पैसा दे देते हो। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर गुड्स, जो भविष्य में मिलेगा। जेनेरिक गुड्स 25 तरह के मशीन के सैंपल हैं, आप आए देखे 25 में से 2 जम गया, हाँ इस तरह का मुझे मशीन, उसको जेनेरिक गुड कहते हैं। स्पेसिफिक गुड क्या है? भाई मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, पीला कलर चाहिए, येलो कलर की बत्ती चाहिए, रेड कलर का सीट कवर चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। एग्जैक्टली। पेमेंट ऑफ एडवांस मनी, सम टाइम बायर गिव्स द पार्ट ऑफ प्राइस टू द सेलर बिफोर द एग्जीक्यूशन, दिस इज टर्म्ड एज एडवांस। सामान लेने के पहले ही आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं बोलते हैं भैया 30% पैसा एडवांस। बिल्डर क्या करता है? पहले 20% पहले दो, तब हम फ्लैट की रजिस्ट्री करके देंगे, ठीक है? 20% लेता है, फिर लोन कराता है, रजिस्ट्री कराता है, फिर रजिस्ट्री को लोन करा के पूरा पैसा लेता है, ठीक है? इस तरह से आगे चलता है। तो पेमेंट ऑफ एडवांस मनी है। अगला है ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन द प्रॉपर्टी। तब तक आप बायर नहीं हो जब तक पूरी चीज मैंने आपको दे नहीं दी और उसकी ओनरशिप आपको नहीं। तो फ्लैट जो लोन पे लिया हो, क्या पूरा घर आपका है? नहीं, उसमें बैंक का अधिकार है, क्योंकि सारा पैसा बैंक का है। यू आर नॉट द राइट। राइट्स ऑफ बायर एंड सेलर। राइट्स ऑफ बायर्स क्या है? जब तक मैंने आपको चीज बेची लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो चीज आपकी नहीं। Cancel, duplicate the contract if the seller makes the breach of condition of agreement to verify and satisfy that the goods correspond to the sample। पहली बात है सैंपल के साथ अगर सैंपल देख के लिया गया सामान तो गुड के साथ मैच होना ही चाहिए, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द माना जाएगा। मैंने आपको वादा किया था कि यह गुड्स आपको 5 तारीख के पहले मिल जाएगा, लेकिन वो 5 के पहले नहीं मिला, 6 को मिला 7। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाए कि नहीं माना जाए? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच मानोगे कि नहीं? हमारी आपकी बात हुई 5 तारीख तक मशीन या चीज आपके यहाँ पहुंचे, वो 5 को नहीं पहुंची, 6-7 को पहुंची, तो क्या ब्रीच हुआ कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाए? वैलिड माना जाए कि इनवैलिड? क्यों इनवैलिड मानेंगे? टाइम के साथ, तो टाइम के साथ मैच तुम ले रहे हो, अच्छी बात, आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, नहीं तो उसको सीधा बोल सकते हो तुमने लिखित में दिया था 5 को जाएगा, नहीं है, इसलिए ऐसे मेरा पैसा। To recover the money if the buyer has given the advance and the seller does not willing to send the goods। सीधी सी बात, मैंने आपको बोला था घर घंटी मैंने बुक किया था अपने गांव के लिए, बहुत टाइम लग गया। मैं उसको बोला भाई बहुत टाइम लगा, बोला ठीक है सर आप कैंसिल कर दीजिए, आपको पैसा मुझे सामान की जरूरत है, इसलिए हमने बोला ठीक है। ड्यूटीज ऑफ बायर, ये तो राइट्स हैं, राइट्स मतलब अधिकार है, उसको चाहिए ही चाहिए ये चीज ना। इफ एग्रीमेंट इज टू सेल एंटिक मोन्यूमेंट, आपने बोला ब्रजेश पांडे सर द्वारा लिया हुआ लेक्चर का मुझे वीडियो कॉपी दे दो, और उसने किसी और ब्रजेश पांडे सर का लेक्चर दिया, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? क्या नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर ब्रजेश पांडे दूसरे कोई है, हम तो उस ब्रजेश पांडे की बात कर रहे हैं जिनकी आप वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल राइट। तो एग्जैक्ट आपने वही बोला ना। अब मैंने बोला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस हमें चाहिए, 10 बुक चाहिए। आपने किसी और लेखक के द्वारा श्री रामचरितमानस या श्री रामायण जी का पाठ आपको भेज दिया, लेकिन आपको तो चाहिए, वो तो आपके घर में पहले से ही, तो आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, तो उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं माना जाएगा। अगला है ड्यूटीज ऑफ बायर, पे द प्राइस। अगर आप बायर हैं तो आपको पैसा पे करना है, एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, राइट टू द सेलर टू एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे मैं सेलर हूं, आप मेरे पास आए, बोले मैं इसका, मैंने बोला इसका दाम बोला 50,000, तो आपने बोला नहीं मैं तो 40,000 दूंगा। अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, अगर नहीं किया तो जगह पे डील कैंसिल। और मैं तभी कोई सामान बेच सकता हूं जब वो मेरा है, मेरा नहीं है तो मैं आपको नहीं बेच सकता। ड्यूटीज ऑफ सेलर वही है, लिया है पैसा लिया तो डिस्पैच करने की जिम्मेदारी है। हाँ, किसी भी समय जाके गुड्स वेरीफाई कर सकते हैं। आप एक बात जानते हो रेस्टोरेंट में कितने लोग खाना खाते हैं? अक्सर महीने में 1-2 बार खाने वाली बात नहीं कर रहा, कोई अक्सर है इसमें? तू जाता है? नहीं, अक्सर नहीं आता सर। अक्सर नहीं जाना है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे से नहीं बनता है। बड़ी बड़ी होटल में मैंने सुना है कि 5 रुपए 10 रुपए किलो का टमाटर जो रिजेक्टेड हो जाता है वही वहाँ आके धोते होते हैं, कभी कभी नहीं भी धोते हैं, उसको सब्जी बना के दे देते हैं। सो दैट इज द ट्रुथ। अगर आपको खूब होटल में खाने की आदि है बढ़िया बढ़िया,
तो घर से बढ़िया होटल नहीं बनता है। मैं आप सबको यही बताता हूँ, लेकिन कोई मानता नहीं। लोगों को तो खाना है। क्यों ऐसा बोलता हूँ? बड़ा गड़बड़ सिस्टम है। इसमें एक चीज दिया है, जब मैं जाता हूँ ना तो मैं कभी किचन में घुस जाता हूँ। अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे लिए अलाउड है। क्यों हमें जाना चाहिए किचन में? मैंने पैसा दिया है। पैसा दिया है कि फ्री में खा रहे हैं? पैसा दिया है सर। तो पैसा दिया है तो किचन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बोले हैं सीरियस? अरे जा सकते हो भाई। बहुत सारी होटल में नया कंसेप्ट आया है, ओपन किचन या लाइव किचन। लाइव किचन सुना है? लाइव किचन, यस। बहुत सारे होटल में आपका सामने खाना बना, आप जो ऑर्डर करोगे आपका सामने। लेकिन अभी भी सैंडविच, डोसा, ये सब तो सामने बनाते हैं। अगर वो सामने बन सकता है तो सब्जी, रोटी और वो सब क्यों नहीं सामने बन रहा है? मतलब कुछ काला कांडी कर रहा है उसमें। सो मैं तो किचन में जाता हूँ, पहले उससे बोल देता हूँ भैया ऑर्डर करूंगा, लेकिन मैं किचन देखूंगा तेरा। तो जब किचन देख लूंगा मैं सेटिस्फाइड, तभी मैं खाना खाऊंगा। और किचन देखने के बाद कोई खाना खाता नहीं क्योंकि वो लोग बहुत साफ सफाई नहीं रखता है। बिलीव इट, बाहर का खाना शुद्ध नहीं होता है। इवन ताज जैसी बड़ी होटल्स, 5 स्टार होटल्स में भी खाना की शुद्धता नहीं है। वो लोग सलाद कहाँ काटते हैं, कैसा सामान यूज करते हैं, दैट इज ऑल वेस्ट। वो केवल मसाले के डब्बे आपको खिला देते हैं और आप कॉर्नर टाइट करके खाने मजा आ के लिए गया। आते हैं। 5 स्टार में जा रहा है चीज तो वही है। आगे बढ़ते। इस तरह आपका चैप्टर 1 पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। कितना मिनट का वीडियो हो गया? 27 हाँ? 27 आधा घंटा लगेगा। चलो अब पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एट पार्ट 2। इसमें हम लोग 15 से 20 मिनट टारगेट करते हैं और ये वीडियो अपलोड कर देंगे। पहला है, ये तो हमने कहां तक का समझ लिया, सेल और बाई। मैंने सेल किया, आपने बाई, परचेज और बाई सेल का। अब हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपने सामान ले लिया हमारे यहां से, किसी शॉप से ले लिया, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये सेक्शन 2 का 2 कहता है डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Delivery of goods means giving voluntary possession of goods to some other person. Example: A gives the possession of 10 bags of wheat to B, then it is the case it will be deemed that A has delivered the possession of B. मैंने आपको बोल दिया कि ये चीज आपकी है तो आपकी होगी। अब टाइप्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी भी ऐसा नहीं कि आपके घर पे छोड़ के जाए तभी डिलीवरी। टाइप्स सुनो, 4 टाइप्स है। फिजिकल डिलीवरी, when the seller physically sends the good, पैक किया ये, जैसे लैपटॉप घर पे आता है करके भेज दिया, आपको मिल गया। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी, मैं घर पे नहीं हूं, मेरा भाई है, आप जाके उसको सामान दीजिए, साइन करेगा, लेंगे। दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी ना, बराबर। तीसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, व्हेन द सेलर हैंड्स ओवर द बायर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स, then it should be constructive डिलीवरी। If goods are sent to the buyer by railway and gives the possession of railway receipt, the document entitled by buyer to take possession। मैंने गाड़ी खरीदी, मुंबई से आपको भेज दिया, चेन्नई पहुंच गई, तो गाड़ी तो आपको वहां मिल जाएगी, लेकिन मेन गाड़ी कब होगी? जब आपके पास डॉक्यूमेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट आपको मैंने भेज दिया, जब आपको डॉक्यूमेंट मिल गया तो समझो डिलीवरी आपको अब आपकी हो गई, सामान आपका। चौथा है डिलीवरी इन द इंस्टॉलमेंट्स। द नॉर्मल कस्टम्स इज दैट द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द बायर इन वन इंस्टॉलमेंट। जनरली हर चीज एक ही में मिलेगी। जैसे आपको बुक देना है तो 10-10 पेज आपको भेजूंगा, चलेगा? नॉट पॉसिबल। लेकिन कुछ चीजों की डिलीवरी होती है जो इंस्टॉलमेंट में होती है, ठीक है? तो वो चीजें अगर एग्री है तभी ऐसा माना जाएगा, नहीं तो ब्रीच माना जाएगा। रूल्स रिगार्डिंग डिस्पैच, द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द बायर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बायर। बायर ने जैसे बोला था वैसे आपको करना है। अगर मैं बोला 10 से 6 में, तो 10 से 6 में ही भेजना है। मैं बोला मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे ही भेजना, नहीं तो ब्रीच माना जाएगा। ओके, एग्रीमेंट में जो डिसाइड किया, द सेलर शुड नॉट डू सच एक्ट एज पर द एग्रीमेंट व्हिच डिनोट। एग्जांपल ले लो, ए हैज एग्रीड टू बाय 100 किलोग्राम कॉटन फ्रॉम बी। मैंने आपसे 100 किलोग्राम कॉटन लेने की बात कर ली। ए सेंड्स द कैरियर, अब A sends a carrier to B's place with the instruction to load the truck। मैंने अपने यहाँ ट्रक भेज दिया आपके यहाँ कि आप 100 किलो हमको कॉटन भेज दोगे। अब according to A's instruction, B loads 100 kg of cotton in the carrier। In this case, it will be deemed that B has delivered the goods। मैंने ट्रक भेजा, आपने सामान लादा, अब बीच में ट्रक गुम हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कोई चुरा ले, कुछ कर दे, तो उसकी जिम्मेदारी है क्या? मेरी जिम्मेदारी। दूसरा, if the seller had agreed to send the goods to the buyer in installments, then every installment will be deemed to be a part of the whole goods। इंस्टॉलमेंट को एक माना जाएगा। अगला है, a shopkeeper from Pune purchased cloth from a mill in Mumbai। In this case, since the goods are sold to Pune, hence the Mumbai mill owner should send the goods to Pune।
The machine is to be installed in Lonavala, hence all the parts of machine must be centered in Lonavala. हमने आपसे सामान खरीदा, मेरे पास एक फैक्ट्री है, मुझे एक मशीन चाहिए, और मैं कहाँ हूँ? वसई, मुंबई में, और आपकी कंपनी कहाँ है? बेंगलुरु में। तो मैंने जब आपसे एग्रीमेंट किया तो आप क्या बोलोगे? मैं तो सामान बेंगलुरु में ही दे दूंगा, आपको लेना है तो नहीं तो जाओ। तो क्या माना जाएगा क्या? अरे भाई मैं पेमेंट वसई मुंबई से कर रहा हूँ, यहाँ रहता हूँ, मेरा एड्रेस यहाँ का है, तो उसको मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो जो एग्री है वही कर। ये है रूल्स ऑफ डिस्पैच। और टाइम कैसे? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 15 दिन बोला है तो 14 दिन में आप भेज दो, लेकिन 16 दिन होगा तो मैं नहीं मानूंगा। और एक चीज, सेलर शुड नॉट सेंड, अगर मैंने डिलीवरी नहीं मांगी तो डिलीवरी मत दो, उसको लेके आने बोलो, आओ पहले लेके जाओ। मैंने जब डिलीवरी मांगी तभी डिलीवरी दो, ये भी एक रूल है ना? बिल्कुल। पेमेंट शुड बी डन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी मस्ट बी नॉन बाय द सेलर। इसीलिए सेलर क्या करते हैं, आपके पास डिलीवरी करने पहले अपना चार्ज लगा देते हैं 40 रुपए, अमेजन वाले 50 रुपए इसका है डिलीवरी चार्ज, पहले ही इंक्लूड कर लेता है, क्योंकि बाद में अगर आप नहीं देंगे तो आप उसमें लायक नहीं हो, क्योंकि मैंने सामान खरीदा है, भेजने की जिम्मेदारी। डिलीवरी ऑफ इम्प्रॉपर गुड्स, मुझे बारूद 10 किलो भेज दो, आप भेजोगे? नहीं, लेने वाला भी दोषी, देने वाला भी दोषी, दोनों। ठीक है? मुझे चांद तारे, 5 चांद और 5 तारे भेज देना। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, क्योंकि ऐसा चीज होता नहीं, किसी ने देखा नहीं, ठीक है? तो गलत है। अच्छा, if the goods sent to the buyer are less in the quantity or number, then the buyer can reject the goods. मैंने 10 आइटम बोला है, मैंने 10 लैपटॉप मांगा था, पेमेंट 10 का दिया, एग्रीमेंट 10 का हुआ, लेकिन आपने कितना भेज दिया? 11 भेज दिया। तो एग्री करूंगा कि एग्री है कि नहीं है? अरे आपको लेना है तो ले लो ना, 11 है, 11 है, चाहो तो ले लो, चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हो, आपकी ईमानदारी के ऊपर। अगर 11 ले रहे, अगर 9 है तो क्या करोगे आप? ले लोगे? नहीं। हाँ, एक का घाटा हो जाएगा तुरंत, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। If the seller has combined the contract goods with other goods, then the buyer can accept only such goods that desired by the buyer. उसने बोला इसके साथ ये भी लेना है, भैया मुझे तो वही चाहिए। बिजनेस लॉ के साथ आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक मिल रही है, वो भी लेना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो बिजनेस लॉ ले, इसका रेट क्या है? इसका रेट 200 है, दोनों के साथ भी लोगे तो 200 है, तो भाई दोनों लो, ठीक है? नहीं तो इसको लो, उसको भी लेना पड़ेगा, 200 देना पड़ेगा। नहीं भाई मुझे 100 का दे दो। Delivery of goods to the carrier. If the buyer stays at the place other than at the seller, then it will be deemed to be proper delivery. The seller delivers goods to the carrier. समझ गए? The seller contracts with the carrier to deliver the goods to the buyer in safely and properly. ऐसा नहीं है कि तुम वसई में हो, वो चेन्नई में है, तो सामान भेजेंगे तो जो भी होगा सामान का मेरी जवाबदारी नहीं। सामान प्रॉपरली मेरे हाथ में आना चाहिए, तो वर्किंग होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं दूँ। अरे भाई हम जब कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, जैसे मैंने कुकर ऑर्डर किया था ऑनलाइन स्टील का, तो कुकर ऑर्डर किया तो आया तो हैंडल टूटा हुआ था, तो मैं लूं कि नहीं लूं? 50 रुपए देके बनवा लूं कि वापस करूं? वापस करो। मैं काय को हेडेक करूं? मैं तो वापस कर दिया। फिर 15 दिन बाद आया, हमने कहा चलेगा, लेकिन बना के बढ़िया चीज दी, फिर टूटा होता तो फिर वापस करो। तो दैट यू हैव टू डू। मस्ट बी गिवन इन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग एंड असर्टिंग। ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट आज आया है कि चेक करके तब ये करो ना, ये रूल 10 साल पहले छप गई है। इसमें क्या लिखा है? Goods where goods are delivered to the buyer, he must be given a reasonable opportunity of examining and ascertaining whether they are in conformity with the contract or not. जूता या कपड़ा भी लाते हैं तो क्या लिखा रहता है? 7 दिन के अंदर चेंज वापस कर दो। रिप्लेसमेंट के फोटो खिंचा के तब वापस करते हैं। रिप्लेसमेंट, हाँ, रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट तो 7 दिन का इसलिए नहीं दिया कि आपके दोस्त हैं या बढ़िया कुछ नहीं, वो गवर्नमेंट के लॉ से फंसे हुए हैं, इसलिए वो आपको टाइम दे रहे हैं। उसमें लिखा है उनको टाइम देना है। कोई भी सामान बुक मंगाए ना, नहीं जब रही ना 7 दिन पढ़ के वापस कर दो, पैसा पूरा मिलेगा। कोई भी बुक बढ़िया, आप बढ़िया स्कॉलर है तो। मैंने आपको एक चीज बताया था कि नहीं, संसार में सब कुछ फ्री है। आपको एक टर्म शायद नहीं बताया मैंने, एवरीथिंग इज फ्री। सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा टैक्ट लगाना है। बताया ना, कोई भी बुक पढ़ने, तुम्हारा बुक नहीं है ना, ऑनलाइन ऑर्डर करो तो एक 300-350 रुपए उधार दो, बुक ऑर्डर कर ले आओ, उसकी फोटो खींच लो, झेरॉक्स करा लो, जो करा लो, या बुक का पढ़ डालो 5 दिन में, फिर बोल दो अरे यार लगता है मैंने गलत बुक ऑर्डर कर दी है, सॉरी दोस्त जम नहीं रहा, कम वापस करो इसको। लेकिन देख लेना पहले उसमें है कि नहीं, कैंसिलेशन के बाद पैसा मिलेगा कि नहीं। पता चला कि उसने स्पेशल कंडीशन मार दी है कि नहीं है, देख के पहले ले लो।
तो फिर आपका पैसा जाएगा। खैर नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये चीज होगी। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, सेक्शन 41-42 एक्सेप्टेंस की बात करता है। क्या कहता है? वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर व्हिच ही हैज नॉट प्रोविजनली एग्जामिन्ड, इट इज नॉट डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड देन अनलेस एंड अंटिल ही हैज बीन रीजनेबल प्रॉपर्टी टू एग्जामिन। देयरफॉर अगर सामान लेते समय अगर मैंने सामान नहीं चेक किया इन द स्टोर रूम, आपके यहाँ शोरूम में नहीं देखा, तो जब भेजिए तब मैं देख करके उसको वापस, ऐसा वो नहीं बोल सकता अरे सर तो लेना ही पड़ेगा भाई, नहीं जब नहीं सही है तो। अगला है when the buyer notifies the seller about the acceptance of goods, when it is the buyer deemed to have accepted the goods, कब buyer माना जाएगा कि हाँ सामान हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ बायर बिहेवियर एंड एक्सेप्शंस ऑफ द गुड। इट इज फॉर द बायर टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स विल सैटिस्फाई हिज नीड। सिमिलरली द बायर मतलब लेने वाला, खरीदने वाला, मस्ट आल्सो डिसाइड वेदर द गुड्स आर ऑफ desired standard and quality of it. The seller cannot judge whether the goods of certain standard and quality would fulfill the buyer need. ऐसा नहीं कोई सामान ले, अरे सर ले ही लो बढ़िया ही है, वैसे ही जैसे तुम नो, मैं देखूंगा समझूंगा डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा स्टैंडर्ड्स देखूंगा, वो जमेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं सामान मुझे डिसाइड करना। ठीक है, द सेलर मस्ट सेल सच गुड्स व्हिच फुलफिल द बायर्स रिक्वायरमेंट। आप देखोगे बहुत सारे सामान पे ISI मार्क लगा रहेगा, ये है वो है, तभी वो सामान देगा, राइट? नहीं तो नहीं लेगा। where the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies on the seller's skill or judgment, and the goods are of description which is in the cause of the seller's business supply. Whether he is manufacturer, producer or not, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for use. Example, when a buyer goes to paper shop, मैं स्टेशनरी की दुकान पे गया, पेपर शॉप, and ask for the paper for writing, मैंने पेपर लिखने के लिए बोले भैया लिखने के लिए कॉपी नोटबुक दे दो। ठीक है, then the seller must provide the buyer ruled papers which will not be spoiled even if they written in ink both sides. मैं गया, तुमने ऐसे कागज उठा के दे दिया, ले जाओ सर आपके लिए, तो मैंने जैसे ही लिखना शुरू किया वो तो गड़बड़ कर दिया, पेपर फटने लगा या सही से लिख नहीं रहा है, तो क्या वो सही किया हमारे साथ? नहीं भाई, मैंने तुझे एक चीज बोला था लिखने के लिए नोटबुक दे दे, अब तूने ये क्या पकड़ा दिया? ये तो मेरा काम ही नहीं है। 12:30 बज गया, 12:30 बजे निकलना है मेरे को, उधर खत्म लेक्चर सिस्टर गाड़ी चल रहा है। आप देखो ठीक है। तो जैसे मैं दुकान पे गया, डॉक्टर को दिखाई, अब डॉक्टर पता नहीं कौन सी दवा देगा, वो भी उसमें किसी न किसी कंडीशन में आता है, डॉक्टर के ऊपर केस होती है, पता है कि नहीं, तुमने सही इंजेक्शन नहीं लगाया, तुमने सही दवा नहीं लिखी। या बहुत सारी मिठाई दुकान पे गए, एक बढ़िया मिठाई थी, मैं गया एक जगह एटम बम, हमारे यहाँ मिठाई चलती है एटम बम, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सुजानगंज का एटम बम। तो पहले तो 8 रुपए की आती थी, 10 रुपए की, मेरे बचपन में 30, 35, 40 तक की मिलती। एक लड्डू रहता है, एक रसगुल्ला रहता है, रसगुल्ले के अंदर मावा मिठाई भरी रहती है। जब मैंने खा लिया तब देखा कि मिठाई बहुत गलत जगह रखी, उसके अंदर मक्खी उक्खी उड़ रही है। हम उसके कान में गए, उनका इधर सुनो, पैसा दूंगा लेकिन उतना नहीं दूंगा जितने मैंने कहा। ठीक है सर, जितना दे रहे थे। हमने कहा नहीं, तो अभी बुलाऊंगा फूड इंस्पेक्टर को, फोटो खींचूंगा, तुम्हारी तबीयत खराब कर। बात समझ गए? क्योंकि हमने बढ़िया मिठाई मांगी, तुमने पता नहीं क्या खिला दिया, और तुमने छोला समोसा का दुकान पे खा लिए, खाने के बाद देख रहे तो बड़ा ठंडा छोला है। पहली बात तो खाने के पहले तुम्हें बोलना चाहिए था। और ठीक है, लाया तुम्हें, मैंने कहा समोसा दो, गरम समोसा दो, और तुम्हें ठंडा देकर खाओगे क्या? नहीं। उठ जाओ तुरंत, उसको बोलो भाई ऐसा नहीं होता, मैंने बोला गरम मतलब गरम। हाँ, वो मानवता है, आप ले लेते हो, पैसा देते हो, फिर उसको बोलने का आधा लेना है क्या, आधा पैसा, लेकिन उसके लिए जज्बा चाहिए, ताकत चाहिए, तुम लोग नहीं कर पाओ। सीखो, ये तो किसी लिए पढ़ाई जा रही है, सीखो। और हमने उसका दंड दिया क्या? हमने तो बोला था गरम दे भाई, पूरा पैसा देगा, लेकिन तूने गरम नहीं दिया, तूने अपना क्या सोचा, माल निकल जाए, सुबह वाला माल सामने खत्म हो जाए। हाँ, ये सब चीजें। ट्रेड कस्टम्स आल्सो डिफाइन द यूज ऑफ गुड्स। एग्जांपल, इट इज नोन कस्टम दैट स्पिरिट इज यूज्ड फॉर द स्टोव, हेंस स्पिरिट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इग्निशन। मैंने कहा भाई चूल्हा देख, तो ऐसा चूल्हा देगा जो जलेगा ना गैस लाने के बाद, और वो जल ही नहीं रहा है। उसने बोला था चूल्हा चाहिए भाई, चूल्हा लेके जा। कुछ लोग बहुत चलाते, मैंने बोला था चूल्हा चाहिए, चूल्हा लेके जा। तूने ये तो नहीं बोला था ऐसा चूल्हा दो जिसमें गैस की पाइप जाती हो, और जाने के बाद जब लाइटर मारूं तो जले और खाना पकाए। तूने ऐसे बोला था क्या? उसने गलत किया कि नहीं? अरे भाई चूल्हा इसीलिए तो ले जाओ ना कि खाना पकेगा उस पे, कोई डब्बा थोड़ी मैं लेने आया हूं यहाँ। तो वो फंस जाएगा उस कंडीशन में, राइट? बिल्कुल, वो चीज आपको समझना, बेसिक चीजें हैं। कोई ऐसा बोलता है भाई तूने ऐसा किया था क्या, मुझे टिकट दो, नकली टिकट का। अरे भाई टिकट मतलब मुझे यहाँ से बोरीवली जाने का टिकट चाहिए, मैंने तुमसे साफ साफ बोला था। अगला क्या है?
इस चैप्टर को हम लोग कितनी देर में पढ़ाते हैं? 38 हो गया ना, 45 पे कवर करते हैं। अनपेड सेलर 2-3 टॉपिक है, मैं इसको कवर करता हूं। तुम लोग घर से पढ़ के आओ ना तो और मजा है पढ़ने में, पढ़ाने में। आप लोग पढ़ने का समय नहीं रहता है। अनपेड सेलर क्या है? हु इज अनपेड सेलर? सेक्शन 45 कहता है, एग्जांपल मान लो व्हाट इज अनपेड सेलर, तो लिखो सेक्शन 45 4-5 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पेज नंबर 15, a seller to whom the buyer has not paid or refused to pay the price of goods, a seller to whom, जैसे तुम मेरे यहाँ सामान तो लेगा लेकिन मेरा पैसा नहीं देगा, नहीं, तो इसको अनपेड सेलर कहते हैं। ठीक है, मैं सेलर तो हूँ लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। इफ द बायर ऑफ गुड्स हैज गिवन अ चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और सर नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एंड द अमाउंट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज ऑन दैट। सर प्लीज सर है ना नहीं जा रहे वो सर। कहाँ जाएंगे? जब एक सर गए सुनो, देन ओनली इट विल बी डीम्ड दैट द प्राइस ऑफ गुड्स इज पेड। अगर मैंने चेक दिया आपको, मैं बायर हूं, आप सेलर है, मैंने चेक बन गया तो पेड है, चेक नहीं भुना या बैंक नहीं क्लियर हुआ तो क्या है? अनपेड सेलर। ठीक है, इसमें लिखा एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर, आपने चेक लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिया लेकिन वो भना नहीं, तब क्या है? अनपेड सेलर हो गया। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू द बायर, राइट्स अगेंस्ट द बायर। इसमें दो राइट्स ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सेलर्स लीन, ए गोस टू बी शॉप फॉर द फर्स्ट टाइम टू बाय क्लॉथ, मैं आपके यहाँ क्लॉथ लेने गया, ए बीइंग सैटिस्फाइड बाइज क्लॉथ वर्थ 1100, हाउएवर ही हैज कैश ऑफ 800 दे दिया, बी परमिट्स हिम टू गो होम एंड ब्रिंग बैलेंस ऑफ 300, बोला 800 दे दो, 300 बाद में दे दो। इन द मीन टाइम इट इज एग्रीड दैट बी विल बैक द क्लॉथ फॉर ए। In the instant case, B has exercised the right of lien on the goods being unpaid seller and can continue to still A makes full payment of price. इसमें क्या लिखा है? A has cash 800, B permits A to go home. B ने क्या कहा दुकानदार ने? जाओ घर से 300 लेकर के आओ। In the mean time it is agreed that B will pack the cloth for A. पैक करेगा कि नहीं? क्योंकि 800 ले चुका है। बिल्कुल। In the instant case, B has exercised the right of lien on the goods being an unpaid seller and can continue, so till he makes the full payment of price. तो क्या वो सामान दूसरे को बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, अगर जब तक वो पैसा नहीं लेके आता है, या थोड़ा टाइम वेट करेगा, उसके बाद वो बेचने का, वो 5 दिन नहीं आएगा तो क्या करेगा? The unpaid seller of goods who is in possession of such goods is entitled to retain possession of them until payment or tender of the price. जब तक पूरा पैसा मैं नहीं दूंगा उसको 1100, तब तक उसका अधिकार किसका है? सेलर का। ठीक है, okay. Where the buyer has been given credit and before making the payments the buyer becomes insolvent. A person is said to be insolvent who has ceased to pay his debts in ordinary course of business or cannot pay the debts. Insolvent किसे कहते हैं? जो पुराना लोन या नया लोन या नई चीज का पैसा नहीं दे सकता है। Right to stoppage of transit, इसमें क्या लिखा गया है? If the buyer resides at the place where other than that of seller, where the buyer of goods become insolvent, the unpaid seller who has given the goods to the carrier or parted with the possession of that goods has the right to stopping them in transit. That is to say, he may resume possession of goods as long as they are in the course of transit and may retain them until payment of tender of the goods. The seller may exercise his right of lien notwithstanding that he is in possession of goods. When does the transmit of goods begin? The sold goods are as long as they are in transit can be stopped. जब तक रास्ते में सामान जा रहा है तब तक उसको रोका जा सकता है। Hence the study of the rules of transit is important. Transit of goods begins when the unpaid seller hands over goods to the carrier for delivering the same to the buyer. जब उसको सामान कैरियर में डाल देता है इसमें, तब से उसको लेना शुरू हो जाता है, उसको ट्रांसिट माना जाता है। ठीक है, when does the transit of good come at end? The transit of good comes to the end when the buyers or his authorized representative accept. ट्रांजिट वाला पीरियड कब खत्म होता है? जैसे ही बायर या उसका कोई आके उसको रिसीव कर। जैसे मैं अनपेड हूँ, मैंने बोला आप सामान भेज दो, मैं घर पे पेमेंट कर दूंगा, तो रास्ते में कभी भी उसको रोक सकता है, वापस करा सकता है, क्योंकि मैंने उसका पैसा दिया ही नहीं। फुल राइट किसका है? उसका। राइट टू रिसीव द गुड व्हेन द अनपेड सेलर हैज द पोजीशन ऑफ, मैंने आपके यहाँ गया, मैं एक बार मुंबई में गया, एक शर्ट मुझे बहुत अच्छा है, मैं दुकानदार को 10 रुपए दिया। कितना दिया? 10 रुपया। मैंने बोला शर्ट बचा के सच बता रहा हूँ, 10-15 साल पुरानी था। मैं बोला थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में, फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा और मैं उस दिन गया, दूसरे दिन गया, मैं शर्ट लाऊंगा,
सर वो शर्ट तो मैंने बेच दिया। मेरा बोले 10 रुपए, बोले सर 10 रुपए में कोई शर्ट रखेगा क्या? तो 10 रुपए के लिए मैंने झिझक भी नहीं किया। हमने कहा बोला दूसरा शर्ट आपको ही लेगा। हमने कहा नहीं वो मुझे अच्छी लगी थी शर्ट इसलिए। सो मैंने पूरा पैसा नहीं दिया, उसका पूरा राइट है बेचने का, क्योंकि मैं पूरा पैसा लेता तो मेरा होता, पूरा अधिकार उसका है। राइट अगेंस्ट बायर व्हेन द प्रॉपर्टी गुड्स हैव पास्ड टू द बायर and the buyer refuses to pay the price of goods without any reason. If the buyer has agreed to pay the price of goods, मैंने बोला इतना दूंगा on or before the specific date, 10 तारीख के पहले, and the buyer fails to pay the price on the date without any reason, then even if property goods have been passed to the buyer, आपने मुझे सामान दे दिया, बोला सर पैसे आप 10 को दे दो, नो वरी, मैं 10 को नहीं दिया और आपको रीजन भी नहीं दिया, कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं, तो क्या हुआ? वो सामान आप मुझसे कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला है पीनल। हाँ, इसका बहुत बड़ा पीनल ये है, यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इफ द प्रॉपर्टी, पीनल मतलब जो चार्जेस होते हैं उसका दंड जो होता है, suit for price of good, when the buyer refuses to avoid the payment of price of the good, the seller can file a suit। आप सामान आप यहाँ से ले आए 10,000 का, 10,000 नहीं दिया, आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो कि मैंने पांडे सर को इतना किया और इन्होंने इस टाइम पे इतना पैसा नहीं दिया, करना मना। लेकिन if the property goods have passed to the buyer refuses to pay without any just reasons, रीजन नहीं दे रहा है, नहीं देना है, तो भाई है क्या तू, चल बाद में ले लेना, 2 महीने बाद ले लेना। अच्छा 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, सर 2 महीने बाद दट 2 महीने क्या 2 महीने, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं दे रहा तेरे को, तो आप क्या करेंगे? कोर्ट ही जाएंगे, पहले ही जाओ, 2 महीने मत वेट करो, जाके कोर्ट में शुरू करो कहानी। इफ द प्रॉपर्टी गुड्स हैव नॉट पास्ड टू द बायर but the buyer has failed to comply with the condition of the agreement as payment of money or on before the specified date, the payment is not made before such, फिर भी सूट क्या होगा? जिससे कोई सामान मैं आपके यहाँ रखवा लिया और बोला हूँ पेमेंट दूंगा, नहीं दिया उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ भी आप जा सकते हो, सर मेरा ये प्रॉपर्टी या सामान रोक के रखा है और ये पेमेंट नहीं दे रहा, बोल रहा है 1 महीना 2 महीना, तब भी आता सूट फॉर डैमेजेस। आपने सामान खरीद दिया अमेजन से, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं, फिर भी तुम बोल रहे हो डिफेक्ट है, तो भी आपके खिलाफ वो केस कर सकता है। द सेलर मे sue him the damages for non acceptance, क्योंकि कोई रीजन नहीं नॉन एक्सेप्टेंस का ना, सब कुछ तो सही है, अब क्यों नॉन एक्सेप्टेंस कर रहा है? इफ द बायर कम्युनिकेट्स हिज रिफ्यूजल और रिजेक्शन टू द गुड्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट, देन इट विल बी डीम्ड टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ है, समय में है, देना है, जो चाहिए वही दे रहा हूं, फिर भी आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ केस होगी। राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट, इफ बायर गेट्स द राइट टू फाइल सूट टू रिकवर डैमेज इफ द सेलर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया, आप सामान मुझे दे ही नहीं रहे, होता है ना, पैसे दे दिए फ्लैट का 20% 25%, रजिस्ट्री करने आ ही नहीं रहे, तो आपके खिलाफ तो केस होगा ही होगा। लेकिन क्या चाहिए? बिल बिल बिल, 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 बिल। 5 रुपए का भी सामान लो। एक स्कूल में कुछ ऐसी चीज बांट दी है जो कि एक्सपायर डेट के बाहर थी, तो क्या लेना चाहिए? नहीं। मैंने उनसे पूछा आपके पास बिल है? बोले सर बिल तो नहीं है। हमने कहा मजाक करो फिर, इसलिए 5 रुपए का भी सामान लो तो क्या लो? बिल लो। 6 रुपए उसको ले दो, 1 रुपए ज्यादा, 10 रुपए ज्यादा दो, लेकिन तो बिल लोगे तो तुम्हारा कॉलर टाइट। मैं पैंट लेकर गया, मेरा कॉलर आज तक टाइट है, टाइट ही रहे, क्योंकि मैंने क्या किया है, बिल उसका ले रहा, बिल्कुल पे किया है। कहीं भी कोई सामान लो, मेडिकल पे जा रहा है, कुछ भी लो, बिल, पता चला उसको खाने के बाद शरीर पे रेशे आ गए, लाल हो गया, इचिंग हो गई, तो क्या करोगे? 1 सेकंड दे दो बस ना, तो इसीलिए बिल रहेगा तो आपके पास इस तरह अच्छा से। Where the seller wrongfully neglects or refuses to the sell the good to the buyer, आपके पास सामान देख रहा हूँ भरा पड़ा है, लेकिन पैसा लेकर नहीं, तुमको नहीं दूंगा, नहीं देना, अभी नहीं है, दूसरे का सामान, तो उसके खिलाफ केस कर। If the buyer has paid advance to the seller, then buyer can demand interest। मैंने आपको 1-2 महीना पहले ही पैसे दे दिया, तुम सामान नहीं दे रहे हो, तो उसका क्या है, मैं आपसे उसका इंटरेस्ट भी मांग सकता हूं। सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, एक चीज होता है ऑक्शन होता है, जैसे किसी बैंक ने कुछ रिकवरी कर रखी है, बहुत सारा गवर्नमेंट के पास सामान है, उसको ऐसे पब्लिक में ऑक्शन कर रहा है, मतलब बोली नीलामी, वेरी गुड, नीलामी। इसमें क्या होता है, ऑक्शनर हैज द राइट टू सेल द गुड्स बाय ऑक्शन, इसमें गॉड से लिखा है, गुड्स है। There is no defect in the ownership of goods, the seller has the right in property, the buyer will get the permanent and peaceful possession of। ऑक्शन में भी आप वही सामान ले सकते हो, या कोई भी ऑक्शन नीलामी उसी की कर सकता है जिसपे उसका पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं कि आधा सामान उसके कब्जे में, आधा उसके, और नीलामी कर रहा है, दैट इज नॉट। वो कर रहा है तो उसके खिलाफ आप केस में करो। एक काम करो, इसमें वर्ड्स एंड मीनिंग जो दिया गया है, गुड्स, सेवरल फ्रॉम लैंड, सेल ऑफ गुड्स, एग्रीमेंट टू सेल, कैश सेल कंडीशन, इसको पढ़ डालना। लेकिन इसमें एग्जांपल 2-3 चीज ही है, सेलर, बायर, ओनरशिप ऑफ राइट्स हो गया, वारंटी हो गया, एग्रीमेंट सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यही 4-5 टॉपिक है जिसको आपको पढ़ करके
ये होगा। इस चैनल को आप लगे तो सब्सक्राइब करके शेयर भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक होगा यूनिट 7 फैक्ट्रीज एक्ट 48 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक ही लेक्चर में होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।